में जो भी भीषण संघर्ष आप देख पा रहे हैं उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। यरूशलेम में जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी है। ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने दर्जनों मिसाइलें एक साथ दाग दी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इजराइल में एयर रेड अलार्म जो है वो लगातार सुनाई दे रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा में भी तबाही का मंजर है। यरूशलेम में भी लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान ने कई मिसाइलें बताया जा रहा है कि एक साथ दाग दी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच में ये बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यरूशलेम में भी जोरदार धमाके की गूंज यहां सुनाई दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। इस तनावपूर्ण माहौल में विदेश मंत्री की पुतिन से मुलाकात। आपको बता दें कि जनता को सत्ता परिवर्तन का अधिकार है। ये ईरानी सत्ता बदलने का फैसला जनता को है। ईरान पर हमला बेवजह किया गया, ये बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिले। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। ये बड़ी जानकारी, ये भी इस वक्त के माहौल में पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। बता दें आपको, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ये बातचीत हुई है। नेतन्याहू से भी पुतिन की सीधी बात हुई, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति से भी पुतिन ने बात की है। ईरान के राष्ट्रपति से भी पुतिन ने फोन पर बात की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत हुई है उन तमाम महत्वपूर्ण देशों से, जिनके बारे में हम आपको इस बड़ी खबर के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। नेतन्याहू से भी पुतिन की सीधी बात हुई है। ट्रंप से भी बातचीत व्लादिमीर पुतिन ने की है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। उधर पुतिन की मुलाकात भी हुई है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, ईरान संकट पर यूएन में प्रस्ताव पेश हुआ है। चीन, रूस, पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया है। बिना शर्त युद्ध विराम की मांग का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। चीन, रूस, पाकिस्तान ने बातचीत की अपील की है। टेबल टॉक की बात लगातार हो रही है। इसमें रूस भी आ गया है, पाकिस्तान और चीन। तो ये वो महत्वपूर्ण देश जिनको लेकर कहा जा रहा था कि जब दुनिया दो खेमों में बटेगी तो ये जो है ईरान के साथ खड़े दिखाई देंगे, फिर चाहे चीन हो फिर चाहे वो रूस हो। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया है, मांग की गई है युद्ध विराम की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बातचीत से मसलों को हल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये बड़ी खबर एक और हम आपको बता रहे हैं। ईरान संकट पर यूएनएससी में यह प्रस्ताव पेश हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के पास में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। साथ साथ में बसीज हेडक्वार्टर पर इजराइल एयर स्ट्राइक से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं। इजराइल के हमले से तेहरान में अफरा तफरी की सूचना मिल रही है, क्योंकि लगातार तेहरान के आसपास और तेहरान में बम गिराए जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के दफ्तर पर भी हमला इजराइल ने किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से संबंधित, जो सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में किस प्रकार से ईरान के किन ठिकानों को नुकसान हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के दफ्तर पर जो ये ताज़ा हमला हुआ है उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और जिस प्रकार से ईरान पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि वहां पर भी कई सारी जगहों पर तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक बम धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। कई सारी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि लगातार एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागी जा रही हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान की संसद यानी मजलिस ने एक बड़ा और खतरनाक प्रस्ताव पारित किया है। समझिए इसे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की सिफारिश की गई है। देखिए, ये वही मार्ग है जिससे होकर दुनिया का लगभग 20% का तेल और गैस की आपूर्ति होती है। संसद का यह कदम सीधे अमेरिका और इजराइल के हमलों को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
होर्मुज़ जल संधि की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। संसद के इस प्रस्ताव का मतलब है, अगर इस पर अमल होता है तो वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचना तय है। आपको बता दें कि ब्रेंट क्रूड की कीमत पहले ही $80 प्रति बैरल को पार कर चुकी है और विशेषज्ञों की माने तो अगर यह जलमार्ग बंद होता है तो तेल की कीमतें $100 से लेकर $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि हमें और आपको, पूरी दुनिया को तेल से संबंधित चीजें झेलनी पड़ेंगी, उसकी महंगाई झेलनी पड़ेगी। यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये भी समझिए। अंतिम निर्णय ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei को ही लेना है। फिर भी यह वैश्विक बाजार को डराने और अमेरिका इजराइल को चेतावनी देने की चाल भी समझी जा रही है। IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि होर्मुज़ की नाकेबंदी वैश्विक विकास दर को धीमा कर सकती है और महंगाई में आग लगा सकती है। अमेरिका और यूरोप पहले से ही अपनी नौसैनिक ताकत इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की नाकेबंदी को रोका जा सके। भारत, चीन और जापान जैसे बड़े आयातक देशों पर भी संकट मंडरा रहा है। अगर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होती है तो न केवल इन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा बल्कि घरेलू स्तर पर भी महंगाई का बड़ा संकट दिखाई देगा। भारत जैसे देशों को वैकल्पिक स्रोतों पर तेजी से काम करना होगा। कई विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। उनका मानना है कि ईरान वास्तव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह से बंद नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी अपनी अर्थव्यवस्था भी चौपट होगी, भयंकर असर पड़ेगा। ईरान खुद भी इस जलमार्ग से तेल बेचता है और अपने मित्र देश जैसे चीन, भारत, तुर्की, इन तमाम देशों से जिसके उसके व्यापारिक मित्रता है, उनको दिक्कतें होंगी। फिलहाल ये प्रस्ताव एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ईरान अपने इस कदम से अमेरिका, इजराइल को संदेश देना चाहता है कि अगर युद्ध की आग और भड़की तो पूरा विश्व इसकी कीमत चुकाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। होर्मुज़ बंदी से तेल आपूर्ति पर किस प्रकार का संकट पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। अब बता दें आपको किस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर हो गया है। आकाश जिंदल जी हैं हमारे साथ, ग्लोबल अर्थशास्त्री, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस इंपैक्ट को समझेंगे। राकेश शर्मा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो भीषण संघर्ष चल रहा है वो किस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। आज हम इस महत्वपूर्ण पहलू की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो भीषण संघर्ष दिखाई दे रहा है। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान की संसद ने यह बेहद बड़ा और खतरनाक प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया है। हमारे साथ दो मेहमान कनेक्ट हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री, हमारे साथ कनेक्ट। इनका परिचय मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी से कराया। और राकेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, राकेश जी से भी मैंने आपका परिचय कराया। आकाश जिंदल जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, ये जिस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया गया ईरान में, इसको किस प्रकार से देखा जाए और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करेगा ईरान, अगर ये ऐसा वाकई में हो जाता है तो कितना बड़ा इंपैक्ट दुनिया पर पड़ने जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए हिंदुस्तान और दुनिया को। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ईरान बंद कर देगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का साफ मानना है उससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। दर्शकों को मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे। अब आज की तारीख में क्रूड ऑयल ऑलरेडी, ब्रेंट क्रूड $78 to $80 पर बैरल ऑलरेडी हो चुका है अभी तक की टेंशन की वजह से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अगर बंद हो जाता है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है $100 से $125 पर बैरल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान में डीजल महंगा होगा। डीजल महंगा होते ही क्या होगा? डेली के इस्तेमाल की चीजें, दूध और सब्जियां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डेली के इस्तेमाल की दोनों चीजें डीजल पे ट्रेवल करती हैं। पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल का मतलब क्या है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जिसपे हम ट्रेवल करते हैं जी, उनका यूजेज महंगा हो जाएगा। गैस महंगी होगी तो कुकिंग महंगी हो जाएगी। साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी गैसेज यूज होती हैं, वो महंगी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, डीजल जो है किसान भाइयों के लिए बड़ा वाइटल इनपुट है।
तो खेती महंगी हो जाएगी, तो ठीक है। सारे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़े। अभी ठीक नहीं है, प्लीज मुझे नहीं सर, बाकी मेहमान भी है, मैं चाहूंगा कि रक्षा विशेषज्ञ राकेश जी का भी ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद आप विस्तार से बताइएगा। सर मैं लौटूंगा। राकेश जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? क्या ये माना जाए कि ये रणनीतिक हथियार की तरह ही इसको इस्तेमाल किया गया है? इस प्रकार की कोई चीजें धरातल पर आप नहीं देखेंगे? विशेष तौर पर इसके बारे में अभी आकाश जी बोल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की सिफारिश जो की गई है, उसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? लगातार जो एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि दागी जा रही है, उस बीच में क्या इसको एक रणनीतिक हथियार के तौर पर ईरान इस्तेमाल कर रहा है, या समथिंग सीरियस अबाउट ऑल दिस? आशीष जी, ईरान इसको अपनी एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज करना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की सुरक्षा की लाइफ लाइन है। क्योंकि हर दिन यहाँ से करीब 2 करोड़ कच्चा जो तेल है पूरी दुनिया में जो अरब कंट्री से सप्लाई जाता है यहाँ से। अगर ईरान इसे बंद करता है तो यह केवल सैन्य संकट पैदा नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को एक गहरा झटका लगेगा। इसका दूसरा पहलू भी है, ईरान तेल बेच के ही अपना काम करता है, उसके पास और कुछ नहीं है। जो अपनी सामरिक क्षमता है या जो अपनी युद्ध क्षमता है, सब उसके तेल के ऊपर निर्भर है, और अमेरिका ने उसके ऊपर संख्या लगाया हुआ है। लेकिन चोरी छुपे जो अपने मित्र राष्ट्रों में, जिसमें भारत भी शामिल है, हम भी उससे तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। चाइना के पास आता है, रशिया के पास आता है, टर्की के पास आता है। तो ईरान का भी रूट यही है। ईरान के लिए आसान नहीं होगा कंप्लीट इस रूट को बंद करना, हाँ, लेकिन इसका असर पड़ने वाला है। जो हमारे क्रूड ऑयल के रेट है वो 100 बैरल प्रति बैरल क्रॉस कर रहा है, जो कि और बढ़ेगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि हमारा जितना भी काम है, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, चाहे हमारा सैन्य शक्ति में है, चाहे आवाजाही का कोई भी साधन हो, सब में हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। उसके महंगा होने से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी और भारत को भी इसका नुकसान होगा। उसका नुकसान की बात हम करते हैं कि 80% भारत क्रूड ऑयल का आयात करता है, जिसके कारण डॉलर की कीमतें बढ़ेगी और रुपया कमजोर होगा। तो ये केवल युद्ध आप ईरान, इजराइल, अमेरिका नहीं लड़ रहा है। इस युद्ध का नुकसान पूरी दुनिया को होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, और इससे हम सभी प्रभावित होने वाले। और ईरान क्या कर रहा है, एक बार्गेनिंग कर रहा है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है, एक दबाव बनाना चाह रहा है। ठीक है, मतलब एक ये रणनीतिक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या विकल्प भारत के पास बचते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस प्रकार से क्या प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ेगा, अभी मैं आकाश जी से समझूंगा। लेकिन छोटे से हम लोग के बीच में जो भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर हमारे साथ 2 मेहमान हैं। आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री, हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और राकेश शर्मा जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ईरान से जो तेल लेता है, जरा वो समझाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर आयात होता है। और अगर ये संकट बहुत ज्यादा गहराता है तो क्या विकल्प बचते हैं और किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, वो आपने बताया। लेकिन ये जो महंगाई का बड़ा संकट आएगा, इससे बचने के लिए वैकल्पिक स्रोत क्या होंगे और उस पर कितनी तेजी से काम करना चाहिए हमें, वो भी बताइए। देखिए, ऑलरेडी जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उस पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमने काफी बड़ा शिफ्ट किया है। सोलर एनर्जी पे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ी है। उसके अलावा और भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम बढ़े हैं। तीसरा, हमारी सरकार ने दूसरे कंट्री से भी ऑयल इंपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पे काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन वॉर में शुरुआत में हिंदुस्तान ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड इंपोर्ट किया था, वो भी इंडियन रुपीज में। तो इंडियन गवर्नमेंट हर तरह के ऑल्टरनेटिव्स तलाश रही है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट काफी सालों से हो रहा है, बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। सोलर एनर्जी पे भी शिफ्ट हो रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और पे भी हम काम कर रहे हैं। बट कड़वी सच्चाई ये है कि अभी भी जो क्रूड ऑयल, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल है, खासकर मिडिल ईस्ट से, मैं यहाँ सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी तो बात सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरे रीजन की, और पूरा रीजन डिस्टर्ब्ड है। तो इसके ऊपर हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल इंपोर्ट और गैस इंपोर्ट बहुत बहुत डिपेंडेंट है। अब ग्लोबल इकोनॉमी की पिछली बात रह गई थी। ग्लोबल इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है, तो वो स्लो डाउन से मंदी में चली जाएगी। और आज के समय में ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को
स्लो डाउन दिखा रखा है। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया डीजल का क्या इम्पैक्ट आएगा, खाने पीने का सामान ईरान के महंगा लिए, होगा। खुद ईरान के लिए आकाश सर ये कितना इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? क्या ईरान के लिए फैसला लेना इतना आसान होगा जितना लग रहा है? देखिए, उसको आपको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। ईरान में क्या अभी जो है लॉजिकल डिसीजंस हो रहे हैं, या क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड है? अभी वो एक ऐसी कंट्री है जो एक वॉर के स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। तो वॉर में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कंट्री सारे लॉजिकल या रैशनल वाले डिसीजन लेगा। वॉर में कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जो इरैशनल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, और जिस सिचुएशन पे वो है, जिस तरीके से कल अमेरिका ने एक्ट किया, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है। तो ऐसे में ईरान कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि बात वहां पे आ रही है उनके सीनियर मोस्ट लीडर की और उनके पूरी कंट्री के सर्वाइवल की। तो ऐसे में गलत स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, आज हिंदुस्तान और चाइना जो उनके मित्र है पसंद नहीं करेंगे, बट क्या ईरान उस तरह की लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में है? क्या कोई भी कंट्री जो इस तरह का वॉर झेल रही होती है, जहां उनके सुप्रीम लीडर्स तक रिस्क में होते हैं, क्या उतनी लॉजिकल थिंकिंग वहां हो सकती है? नहीं, अंतिम निर्णय तो वैसे भी इस पे खमनी को लेना है जो उनकी सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन राकेश जी, ये जो बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, बतौर एक रक्षा विशेषज्ञ आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप से बात की, पुतिन ने यूएई में बात की, पुतिन ने फला देश में बात की, ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये माना जाए कि अब टेबल टॉक की तरफ बढ़ेंगे और जिस प्रकार के तीसरे विश्व युद्ध की और तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इस पर विराम लगता दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में, या ऐसा कुछ भी नहीं है? क्या कहेंगे राकेश जी? एक दबाव की राजनीति चल रही है जो वैश्विक स्तर पे है, और ईरान अपने आप को आज के समय में अगर देखेंगे तो कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि उनका एयर स्पेस पे जो तेहरान के ऊपर इजराइल के एयरक्राफ्ट इस तरह घूम रहे हैं जैसे हम पार्क में घूमते हैं ना, उनकी टोटल जो डिफेंस मैकेनिज्म फेल है। केवल वो मिसाइल से अटैक कर पा रहे हैं। उनके एयरक्राफ्ट कहाँ हैं? ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बंकर जो मैं बता रहा हूँ ना, सैनिक बंकर में है, एयरक्राफ्ट जमीन के नीचे बैठा हुआ है, कोई फ्लाइंग नहीं कर पा रहा। तो इजराइल ने उनको एक तरह से एयर में बंधक बना रखा है। अब एक उपाय उनके पास क्या था कि मैं एक आणविक शक्ति हूं, अटैक कर सकता हूं, जिसको भी बंद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल्दो ईरान कह रहा है कि उसने जो यूरेनियम है पहले से ही वहां से निकाला है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के समय में ईरान जो एक आर्थिक तरह से दुनिया को एक दिखाना चाहता है कि हम रास्ता बंद करके तेल की कीमतें बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब ले देखिए जो विकल्प ईरान के पास बचते हैं उन तमाम विकल्पों की तरफ वो बढ़ रहा है और तमाम रणनीतिक हथियारों का भी वो इस्तेमाल यहां से करने लगा है। शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। आकाश जी बहुत शुक्रिया आपका, राकेश जी आपका भी बहुत आभार समय देने के लिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको बंद करने की सिफारिश की गई, लेकिन क्या ईरान के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें, तो पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा, विशेष तौर पर एशियन कंट्रीज पर, जहां बहुत बड़े आयातक के तौर पर चीन है, भारत है, जापान है, ये सभी ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेते हैं, और प्रति बैरल के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती यहां पर दिखाई दे रही है। इस पर हमने